नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इससे पूर्व जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 17 तक को डिस्कस कर लिया हुआ है और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उस सारे वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को वहां से ऑन कर देंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 18 का पहले प्रश्न के साथ। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। देखिए, यह जो है नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व दर्शन दिवस मनाने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। इसकी परंपरा की शुरुआत हुई और 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में ऐसा डिसीजन लिया गया कि इसे क्या चीज़ को, विश्व दर्शन दिवस को प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। और तब से जो है वह प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? यह 2011 से 12 के बारे में कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, एनएसओ। इसकी स्थापना जो हो आपका 12 जुलाई 2006 को एनएसओ की स्थापना की गई थी। एनएसओ के द्वारा स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। जड़त्व को इसके डैश के द्वारा मापा जा सकता है, तो इसे इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जड़त्व को, अगर यह जड़त्व की बात करें तो जड़त्व शब्द को गैलीलियो के द्वारा दिया गया था और यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है। न्यूटन के गति का यह प्रथम नियम है, प्रथम रूल है और इसे जड़त्व का नाम गैलीलियो महोदय ने दिया था। इस जड़त्व के नियम में क्या होता है, जब कोई वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह चाहती है कि रेस्ट में ही रहे। तो अगर मान लीजिए मैं बैठा हूँ रेस्ट में और मुझे गतिमान करने के लिए तो बल लगाना पड़ता है ना, ठीक है ना, जोर का लगाना पड़ता है। और गति में है, रोकने के लिए फिर ब्रेक मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि विरोध होता है, विरोधाभास होता है। गति को अगर आप रेस्ट में करना चाहिएगा तो भी विरोध होगा, और जब आपको रेस्ट को गति में करना होगा तो भी आपका विरोध होगा। इसी ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है या दिया गया है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और उसकी धारा 22 के अनुसार आरबीआई को बैंक के सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और यह अगर बात करें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं। अगला प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन 2020 से 21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं, यानी कि कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो साथियों, कोच्चि एफसी जो है इस लीग टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। यह वहाँ की क्या है, एक स्थानीय है। कोच्चि टीम जो है ना वह यहाँ की क्या है, एक भारतीय संघ फुटबॉल का एक क्लब है। यह फ्रेंचाइजी लीग का कोई भी हिस्सा, फ्रेंचाइजी टीम का हिस्सा कोच्चि एफसी नहीं है, ठीक है। तो ABC जो है उसका हिस्सा है और D जो है इस इंडियन सुपर लीग, इस फ्रेंचाइजी लीग का टीम है ही नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6।
पौधों और पशुओं में, प्रश्न कह रहा है कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे कि फूल आना, पत्तियों का निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको किस नाम से जानते हैं इस स्टडी का? तो इसे हम फिनोलॉजी के माध्यम से जाना जाता है। फिनोलॉजी वह विज्ञान है, वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी पौधे, पशु, जो भी जैविक घटनाएं होती है, जैसे उनमें फूल का आना, फल का आना, पत्तियों का डेवलपमेंट होना, इन तमाम विषयों का अध्ययन इसी फिनोलॉजी विज्ञान के द्वारा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 7। साथियों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है, फिर भी मैं आपके साथ कंटिन्यू लगा रहूँगा जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी अगर आपको लगे कि भाई यहाँ से कमी है, यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, तो कोई सुझाव भी आप हमें ज़रूर दें। इससे थोड़ी सी मदद मिलती है, और मुझे मदद कौन देगा? जो आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस तो नहीं कहेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट है वही हमारा हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरीके का सुझाव दे सकते हैं, किसी भी तरीके का साथियों आप कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? और क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, वो भी आपके माध्यम से मुझे पता चलेगा। तो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। इसका संबंध यदि किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला किया जाए, ठीक है, या आपराधिक गतिविधि का बल का इस्तेमाल कर, जो कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो उसे आर्टिकल 354 के अंतर्गत उसका उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो सीधे प्रश्नों की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? साथियों, आप जानते हैं कुल जो है वह 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। आपको मैंने पिछले सेट में भी कंप्लीट कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक याद कर लीजिए। कर्नाटक के साथ आपका उत्तर प्रदेश 2 प्रदेश है, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश है, एक आपका आंध्र आ जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर आपका एक महाराष्ट्र भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको याद भी करवाया था, ठीक है। एक आपका महाराष्ट्र आएगा, और एक हमारा बिहार हो गया, एक बिहार हो गया। फिर साथियों कर्नाटक का जिक्र मैंने पहले ही कहा है, और यह तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहीं पे क्या जो है द्विसदनीय जो है विधायिका है, ठीक है। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर क्या बनेगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया था, और उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। ऑप्शन नंबर साथियों सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है? स्वदेशी विकसित टीका जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से डेवलप किया है अथवा विकसित किया है। तो यह साथियों नीमोसील नाम का एक क्या है, वैक्सीन है, ठीक है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस टीका को, वैक्सीन मतलब टीका, इसको विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किसके? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा नीमोसील, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध साथियों सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित है? तो हो जाएगा चांडिल बांध, ठीक है। यह सुवर्ण रेखा पर, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी राज्यों से, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी जो है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य से बहने वाली नदी है। और इस नदी पर झारखंड में इस चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ बनाया गया है? झारखंड में चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 12। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ है? डैश राज्य में हुआ है। उनका जन्म ऑप्शन में देखिए केरला में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13।
उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। धेनुका जो है वह लोकप्रिय कोर्डोफोन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे आशुतोष राणा के द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है, पूर्व अभिनेता है। पूर्व अभिनेता नहीं कह सकते, एक्टर का तो जब तक लाइफ है तब तक एक्टिंग कर सकते, तो यह क्या है, एक एक्टर है, अभिनेता है, आशुतोष राणा। और इन्हीं के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिसका शीर्षक है मौन मुस्कान की मार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक शॉटपुट खिलाड़ी है? शॉटपुट खिलाड़ी इनमें से ऑप्शन में से आपका हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर, जो कि क्या है, इनका संबंध है गोला फेंक शॉटपुट खेल से है। इनके द्वारा जो है इनका संबंध आपका पंजाब से है और इन्होंने एशियन गेम्स में भारत को 7वां गोल्ड दिया था। 7वां गोल्ड इनके द्वारा जीता गया था। कहाँ? एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इनके द्वारा 7वां गोल्ड जीता गया था और इनका संबंध जो है पंजाब से है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 16। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है? तो इसमें है साथियों कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। यह आपका क्या है, गलत है। और क्या सही है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें पॉइंट याद रहने चाहिए। यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं, इसके द्वारा की जाती है। क्या चीज़? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो यह सही है। फिर कह रहा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में BEOSP के नाम से जाना जाता है। और जानकारी के लिए ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। जांच के दौरान पाई जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या हो जाएगा साथियों, इसमें प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है इस जांच में, तो सी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती के बारे में कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती हो जो कि झोपड़पट्टियों में आता है, कौन है? तो यह क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, धारावी। धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है और यह कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, यह मुंबई में है। मुंबई का एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी टाइप का बस्ती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे मलिन बस्ती के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? उसे हम बागवानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बागवानी के अंतर्गत जो है आप फूल का भी बागवानी कर सकते हैं, आप सब्जी का भी बागवानी कर सकते हैं, जो भी छोटे छोटे होते हैं उस तमाम पौधों की वहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है, उसे बागवानी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी कि शादी से पहले उनका नाम था मेहरुनिसा, और यह जो है नूर जहाँ का नाम, एक नया नाम जो है उनके शौहर, उनके पति जो है जहांगीर के द्वारा दिया गया था। जहांगीर ने उन्हें नूरे जहाँ कहा था। नूरे जहाँ का मतलब आपसे सुंदर इस जहाँ में कोई नहीं है, चूँकि हमेशा ये क्या करता था, नशे में रहता था, तो उन्हीं के द्वारा यह नाम दिया गया था नूरे जहाँ, यानी कि आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा नूर जो है इस जहाँ में किसी का नहीं है। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? देखिए, राजकोषीय नीति जो है वह आर्थिक स्थिति को, जो भी राजकोषीय नीति होती है, जो इनका एक तरह से बनाया गया होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वह आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है, उसको प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 21।
निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया यानी कि नॉर्मली पीले रंग के परिधान यानी कि पीले रंग के वस्त्र में पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं? तो यह हो जाएगा चैती। ठीक है, चैती कला शैली का संबंध पुरुषों के द्वारा, यह जो नाच जो है, यह डांस जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष रामरस से सने होते हैं, पीला वस्त्र धारण किए होते हैं और इसके साथ वह नृत्य करते हैं। साथियों, कुल हम लोगों को यानी हमें और आपको, आप भी मेरे साथ हैं, 100+ टेस्ट सीरीज यहाँ से कंप्लीट करना है यानी कि सेट प्रैक्टिस वो कंप्लीट करना है। तो 100 हम लोग करेंगे 100+ जी के जीएस, फिर आपको 100 यानी कि 100+ आपका रीजनिंग का सेट होगा। तो सोचिए कितना बेहतरीन तैयारी होने वाला है। तो आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, जितना भी वीडियो स्किप करते जाएंगे फिर नया सेट अपलोड होते जाएगा, आपका छूटते जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एक भी सेट को आप अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपका दूसरा वीडियो बनेगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और इस तरीके से आपका स्टॉक बढ़ते चला जाएगा और अनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो आप जैसे भी वीडियो अपलोड हो, आपके पास समय हो, वीडियो को पूरा देख जाइए, समझ जाइए और जब बार बार इस तरीके से 100+ सेट आप कंप्लीट करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सबसे पहले काजू की बात करते हैं तो काजू के लिए सबसे बेहतर सूटेबल मिट्टी होती है लाल मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मिट्टी का क्या विशेषता है? यह सूखने के बाद जब यह सूखती है तो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। यह जो है भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल इत्यादि स्टेट्स में, राज्यों में यह पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अर्थात सुप्रीम कोर्ट उसको न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के यानी कि उसका अपमान के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 129 और 142। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 129 यानी कि आर्टिकल 129, जिसके अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेख होगा और उसे अपने अवमानना के लिए दंड की शक्ति दी गई है, यानी कि वो दंडित कर सकता है। अगर आप उसके अवमानना के लिए, उसके सम्मान के खिलाफ आप उसका अपमान करिएगा, उसकी नीति का आप विरोध कीजिएगा, उसके नियम के खिलाफ जाइएगा तो वो आपको दंडित कर सकती है। ऐसा उसे अनुच्छेद 129 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है। अब रही बात आर्टिकल 142 की, तो अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। तो इस तरीके के साथियों दो शक्तियां इन्हें प्राप्त है जब आप सुप्रीम कोर्ट के क्या करेंगे? अवमानना, ठीक है, उन सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना के लिए अगर आप करेंगे, उसको अपमानित करेंगे, उसके रूल्स के खिलाफ जानेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? जब भी उसके नियम के विरुद्ध जाएंगे, उसका अपमान करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, एक आपको वहाँ पे गरिमा बनाए रखनी होती है, तो उस गरिमा का आपको उल्लंघन नहीं करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल अनुच्छेद 129 और 142 का प्रयोग कर सकती है, उनको अधिकार है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत के द्वारा 1951 में एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया था। 1951 में 1951 में ही भारत ने फुटबॉल कप में क्या किया था? प्रथम वर्ल्ड कप जीता था। और इसका आयोजन जो है एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई थी भारत के द्वारा, और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। प्रश्न संख्या 25, पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। यह जो है नाम है मोर का, ठीक है, मोर का नाम है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1963 को 26 जनवरी 1963 को इसे
राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघट्य रूप है? कौन सा है? तो यह कंपोस्ट। किसी भी पदार्थ का या वस्तु का अनुपयोगी भाग यानी कि जो यूजलेस है उसका भाग अपशिष्ट कहलाता है तथा अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक ठोस अपशिष्ट हो गया, उसको कंपोस्ट प्रक्रिया के द्वारा अपघटित किया जा सकता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? किनके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यह थे धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। धर्मपाल जो थे वह पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक थे कौन? धर्मपाल। और इन्हीं के द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 28। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है वह प्रत्येक साल 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। भारतीय डेयरी संघ की स्थापना जो है वह 1948 में की गई थी। डेयरी संघ की स्थापना 1948 में की गई और 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा दुग्ध क्रांति लाया गया। ठीक है, 1970 में श्वेत क्रांति भी कहते हैं उसको, श्वेत क्रांति कहिए, दुग्ध क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? और 26 नवंबर की अगर बात करें साथियों, 26 नवंबर है ना, इसी दिन इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 29। यहाँ तमिलनाडु होगा। ठीक है ना, तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु और तमिलडुल जनजाति तमिलनाडु में होगी, है ना। तो पूछा गया कि द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इनके द्वारा, इस जो समुदाय है, जनजाति है, इनके द्वारा मिसमी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है मिसमी जनजाति भारत के हिमालय क्षेत्र में निवास करती है, रहती है, और इनके द्वारा तमिलनाडु का त्यौहार है मिसमी जनजाति। जैसा कि साथियों आपको तमिलनाडु जो है नाम से ही स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु की जनजाति है, इन्हीं के द्वारा यह मनाया जाता है। और इस त्यौहार को उनके द्वारा 15 फरवरी को मनाया जाता है, तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कुट्टूनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2013 में इसे महत्वपूर्ण क्या किया था? कृषि प्रणाली घोषित किया था। यह एक वेटलैंड कृषि प्रणाली है। समुद्र के खारे पानी में चावल की खेती की जाती है। इस मेथड की अगर बात करें, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, समुद्र तल के नीचे कृषि प्रणाली की अगर बात करें तो खारा पानी होता है और उसी के रूप में क्या किया जाता है? GIAS इसको घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 31। द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स, यहाँ लिखा हुआ है द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स डैश के द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो इसे लिखा है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। विश्व के प्रसिद्ध लेखक हैं और उपन्यासकार हैं हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, और उनके द्वारा द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स नामक पुस्तक को लिखा गया है, जो कि क्या है? एक बाल कथा है। प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह की अगर बात करें तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज का विरोध करने और नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को क्या किया गया था? दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और 6 अप्रैल को उन्होंने वहाँ पे पहुँच के नमक कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल को कहाँ पे पहुँचे थे? दांडी में पहुँचे थे। ठीक है, और उन्होंने नमक कानून को ब्रेक किया था। उन सत्याग्रहियों की याद में गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी कि रैयत व्यवस्था को लागू किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यह था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन नंबर बी। इनका शुभारंभ इस जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुभारंभ जो है 1792 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसके अंतर्गत किसान क्या था, जमीन का मालिक था, और किसान स्वयं कंपनी के भू राजस्व प्रदान करेगा। कंपनी को खुद क्या करेगा, भू राजस्व जो भी उसका होगा 1/3 1/2 जो भी उसका निर्धारित रहा होगा उसे यह क्या करेगा, प्रदान करेगा खुद से। कोई बिचौलिया, कोई मीडिएटर इसके मध्य में नहीं होगा रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 साथियों। 34 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इस प्रणाली को जो है यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से, कह रहा है कि पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो यह था आपका यस बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यस बैंक को क्या हुआ था, कैपिटल की पूंजी की अल्पता थी, कमी थी, और इसी से यह क्या करता था, जूझ रहा था, जिस कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में इसका प्रबंधन संभाल लिया। प्रश्न संख्या 36। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह बने हैं शंकर लक्ष्मण, भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं शंकर लक्ष्मण। इनके द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए 1965 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, और 1967 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री जो है 1967 में प्रदान किया गया था। शंकर लक्ष्मण जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले प्रथम गोलकीपर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। कलकत्ता, यानी कि जिसको पहला नाम था कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में भारतीय, अभी इसका क्या नाम है साथियों, कलकत्ता, है ना, कि पहले कलकत्ता था। भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है वह 1814 में की गई थी, ठीक है। भारत में प्रथम संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और 1814 में किया गया था, और इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? उनके द्वारा अंतिम उपदेश वैशाली में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति जो है, उनको ज्ञान प्राप्ति जो है बोधगया में हुई थी। उनका पहला उपदेश साथियों सारनाथ में था। सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने अपने मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश इनके द्वारा वैशाली में दिया गया था। प्रश्न संख्या 39। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह आपको 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव व संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को साथियों इसे लागू किया गया था। आप इसको डेट के साथ याद रख लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न साथियों एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 40। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकेलॉजी से बना है। तो इसका निर्माण जो है वह यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी शब्द है, जिसका है एक होता है ओइकोस, ठीक है, और दूसरा होता है लोगास। इसी से मिलकर जो है ओइकोलॉजी बना है, इसी को फिर तोड़ के इकोलॉजी बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया है? यह मशीन के द्वारा क्या किया जाएगा कि भोजन की, यानी कि जो भोजन उनको प्रोवाइड हो रहा है वह बेहतर क्वालिटी है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए AI मशीन विकसित किया गया है। तो ऐसा किया गया है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है,
गढ़चिरौली के आदिवासी लोग हैं, उनके बच्चों को पोषण स्तर में सुधार हो, ताकि क्या हो, बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो। इसके लिए महाराष्ट्र के एटापल्ली के टोडसा आश्रम एक स्कूल है, वहाँ पे अनूठी कृत्रिम बुद्धि आधारित मशीन की स्थापना की गई है, जो कि खाने की यानी कि भोजन की गुणवत्ता की क्या करेगा, जांच करेगा और प्रमाणित भी करेगा। प्रश्न संख्या 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो हरी झंडी दिखाई है, जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो यह दिखाया गया है आपको कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीप को यह क्या करेगी, जोड़ेगी। और यहीं पे किस देश की है, तो कोच्चि की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में पूछा गया, तो कोच्चि शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। तो कोच्चि आपका कहाँ पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं। कोच्चि की अगर बात करें तो यह केरल में पड़ेगा, और यहीं पे इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है, आधारशिला रखी गई है। प्रश्न संख्या 43, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को इसमें 38वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 44, भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह प्रस्ताव दिया गया है, इसका विकास किया जाएगा नई दिल्ली में। भारत ने संगठन की आत्मसाल, देखिए इस प्रश्न को लंबा किया गया लेकिन प्रश्न में कुछ है नहीं। नई दिल्ली में जो है क्या किया गया है, G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सीधी यही प्रश्न है, ठीक है, और कुछ बहुत बड़ा यह प्रश्न नहीं है। लंबा कर दिया है तो उलझना नहीं है, निकल के चलना है, क्योंकि फंसना नहीं प्रश्न में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, पूछा जा रहा है किस फाइनेंशियल वर्ष में 10,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचों का तैयारी कर रहा है। तो कैसा टारगेट रखा गया है कि किस वर्ष तक इसको पूरा कर लिया जाएगा? तो यह टारगेट है 2025, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46, साथियों इस स्लाइड का थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी दिक्कत होगा, तो जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें एडवांस सेटिंग में जाके 360 में इस स्लाइड को चला लेंगे, फिर बाद में 240 में भी आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन आप मेरा कॉर्पोरेट कीजिए, आपको 144p में भी आपको बेहतर दिखाई देगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 40 की तरफ। अताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज के 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जो है अताल्या, ठीक है, तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 था, उसमें 2 स्वर्ण पदक जो है वह ज्योति सुरेखा वेमन के द्वारा जीता गया है, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जिसको NTRO के नाम से जानते हैं, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो यह है अरुण सिन्हा, जो कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है, चुना गया है। वह क्या है, 1984 बैच के IPS अधिकारी है। प्रश्न संख्या 48, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका मिश्रा, कमांडर है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जिनको वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। इनका राजस्थान के हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर मिश्रा को मध्य प्रदेश में, यह इनका संबंध साथियों अगर बात करें तो राजस्थान से है। सबसे पहले इनका संबंध की बात करें तो राजस्थान से है, राजस्थान की रहने वाली है, हेलीकॉप्टर पायलट है, विंग कमांडर। कौन? आपका आंसर क्या था? दीपिका मिश्रा, ठीक है, दीपिका मिश्रा। और वह मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान इन्होंने क्या किया है, असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है और इसी के लिए इन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसको NMC के नाम से जानते हैं,
किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है अथवा प्रदान की है? तो इनके द्वारा जो है नागालैंड में, ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ऐसा इन्होंने मंजूरी प्रदान कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान की योजना शुरू की है या आधारशिला रखी है? तो यह किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर मैं गलत ना हूँ तो यह योजना जो है, चूँकि इसमें यूपी नहीं साथियों, तो यूपी के द्वारा भी किया गया था, ठीक है, आप उसे भी देख लेंगे। अगर ऑप्शन में यूपी रहता तो यहाँ पे मामला फंस सकता था, ठीक है। तो यूपी ने भी इस प्रोजेक्ट को, इस कार्यक्रम को, एक योजना थी, इसको लागू किया था, इस परियोजना को, और यह अब केरल के द्वारा भी शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 51। घेंघा जिसे ग्वाइटर कहते हैं का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। मृतपोषी, ठीक है ना, मृतपोषी, ठीक है, पोषण क्या है? मृतपोषी का अगर बात करें तो पोषण क्या है? तो यह क्या करता है, अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ जानना है तो कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, इतना भी ज़्यादा नहीं है। देखिए यह जो होता है ना वो मृतपोषी, ठीक है, जो कि अपना भोजन मृत, सड़े गले, क्षयकारी, वेस्टेज जो पदार्थ होता है, ठीक है, उससे यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इतना ही सा बात है। प्रश्न संख्या 53। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते नहीं है, कर सकते हैं रोग होने के बावजूद। तो साथियों जिनको डायबिटीज है नेत्रदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी संचारी रोग से पीड़ित है तो वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, सिप्टिया, मिया, ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, टेटनस, मेनिंजाइटिस, हैजा, एंसेफ्लाइटिस, यह सब रोग जो होगा है ना वो नहीं कर पाएगा। नेत्रदान में आँख का केवल कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है और कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती बल्कि इसमें तंत्रिका का एक जाल होता है। तो जो मधुमेह यानी कि जिनको डायबिटीज होगा उससे पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? इसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन जीवाणु क्या है? जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है और इसका खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का, और फ्लेमिंग कह सकते हैं ना, उनके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वह पहला वेब ब्राउज़र था मोजैक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में साथियों सबसे बेहतर ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, किसके द्वारा? तो टेलनेट के द्वारा साथियों कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन पर किया जाता है, जिसको लैन कहते हैं, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है, उसे धनायन के नाम से जान जाते हैं, और जिस पर ऋण आवेशित रहता है तो वह ऋणायन होता है। सीधा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 58। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु, आप श्वास लेते हैं तो वायु ही जाती है अंदर, तो वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी होती है। तो सीधा सा प्रश्न था और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। वह तत्व है साथियों क्लोरीन। क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व होता है जिसका परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु संख्या की अगर बात करें, परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या जो है वह 17 होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह इसको Cl क्लोरीन का
पूरा होता है ना, CL के द्वारा उसको इंडिकेट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या साथियों 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कार्बन का अपरूप क्या हो जाएगा, हीरा, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, यह सब कार्बन का एक अपरूप है। क्योंकि इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है हीरा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है। संक्रामक नहीं पूछ रहा है, असंक्रामक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। न्यूमोनिया संक्रामक है, इन्फ्लुएंजा फैलता है ना, और आंत ज्वार एक संक्रमण के द्वारा फैलता है। और यह जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है, यह संक्रमण नहीं है, यह असंक्रामक रोग है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। वेबसाइट के द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी, फिक्स नहीं, अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कौन सा नाम दिया जाता है। उसे कुकी कहते हैं। कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कोई वेबसाइट आपके ब्राउज़र को तब भेजेगी जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं। कुकी की मदद से साइट उस पर आपके आने जाने की जानकारी को याद रख पाती है और इसे अगली बार उस वेबसाइट का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ताकि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सर्च बार में आप जैसे मान लीजिए लिखे कि भारत की राजधानी कहाँ है ना, या आप लिखेंगे हु इज़ द PM ऑफ चाइना, अगर ऐसा लिखते हैं इन केस, तो हु लिखेंगे, फिर आगे हु इज़ द PM ऐसे लिखेंगे, तो फिर चाइना, इंडिया, भारत, तो वह एक अपने क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। तो कुकी की सहायता से यह ऐसा संभव हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह पौधा है साथियों सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, किस में टूटते हैं, पायरुविक एसिड में। ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज का जो अणु होता है वो टूटेगा ना, एट लास्ट तो टूटेगा ही कोई भी चीज़, तो वह पायरुविक एसिड में टूटते हैं। प्रश्न संख्या 65 गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो यह 3 नियम जो है न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सर आइजैक न्यूटन। प्रश्न संख्या 66 पहले उस 3 नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। पहला हो गया प्रथम नियम, ठीक है, कि कोई वस्तु अगर गति में रहेगी तो गति में रहना चाहेगी, विराम में रहेगी तो विराम में रहना चाहिए, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। छोटी सी बात। इसके अलावा द्वितीय गति जो है उसमें क्या होता है, किसी भी पिंड का जो संवेग जो होता है उसमें परिवर्तन के रेट को, दर को क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। यह उसका द्वितीय नियम है, दूसरा नियम। तृतीय नियम है यानी तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल को दीवार में मारेंगे तो फिर क्या होगा, प्रतिक्रिया देगा ना। या वैसे छोड़िए, आप एक चाटा किसी को लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, तो क्या होगा, आपके हाथ में भी थोड़ा सा चोट जरूर लगेगा। तो क्रिया के प्रति क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। एक्शन का अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो यही इसका तीसरा नियम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66 ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, किसके माध्यम से होता है। तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप CO2 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप N2A कहते हैं, और मीथेल क्लोरोकार्बन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, यह सब जो होता है प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि वह गैस अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण में बाधा होगी। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह महत्वपूर्ण होता है, हो ही नहीं पाएगा इसके अनुपस्थिति में CO2। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68 रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। रेशम को जो है वह ये है बॉम्बिक्स मोरी। ऑप्शन नंबर ए है बॉम्बिक्स मोरी, इससे प्राप्त करते हैं। रेशम कीट वर्ग का प्राणी होता है और बॉम्बिक्स मोरी के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। किससे होता है, इसके लार्वा से रेशम का निर्माण होता है, लार्वा से, ठीक है ना, रेशम का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा
थेलोफाइटा नहीं है। इसमें से कौन सा पौधा है साथियों, वह थेलोफाइटा नहीं है। तो यूलोथ्रिक्स, कोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स और उल्वा, यह क्या है, थेलोफाइटा के अंतर्गत आएगा। यह सब थेलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन फ्यूलेनिया जो है, फ्यूनेरिया, वह थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न। इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसी और आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? इसका मुख्य विषय किस विषय पर आधारित है? यह आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2019 थीम कह सकते हैं, मुद्दा कह सकते हैं। तो यह क्या है, वायु प्रदूषण थी। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 72। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत जो है वह 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 73। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह जो हुआ है आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ठीक है, इनको 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त शहर, मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 74। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? वर्तमान में अगर बात कर रहा है, 2020 के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 देशों के पास है। अब उसका नाम दीजिए। सबसे पहले तो अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग से भी आप आंसर कर सकते हैं कौन कौन स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका आएगा, फिर आपका साथियों रूस आएगा, रूस आएगा, चाइना भी आपका है तो चीन आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका, रूस, चीन के बाद एक ब्रिटेन है, चौथा, और पांचवा आपका क्या आ जाएगा, फ्रांस। यह क्या है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 देशों के पास इनको वीटो शक्ति का प्रदान दिया गया है, वीटो शक्ति यूज करने का। और यह जो है अस्थायी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। वस्तु को खरीदना, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार सब्जी ही बेच रहा है तो क्या कर रहा है, सब्जी खरीद रहा है फिर बेच रहा है, तो उसका काम है कॉमर्स, व्यापार है। कोई कपड़ा दुकानदार कपड़ा खरीद के कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, तो जो भी कर रहा है खरीद बिक्री का कार्य होगा वह ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 76। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या जो है राज्यसभा में 250 निर्धारित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के माध्यम से राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसमें 1/3 सदस्य क्या करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। और साथियों इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, यह राज्यसभा उच्च सदन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सीधी सी बात है केरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, और सबसे अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम यानी कि कम साक्षर होने वाला तो बिहार है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। सारे 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों इसका हम लोग इस पॉइंट का जिक्र कर रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? इस परियोजना की शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सूचना, इसकी शुरुआत की अगर बात करें इनके द्वारा 24 अक्टूबर 1998 को 24 अक्टूबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का आरंभ किया गया था, शुभारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 79। एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे
चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है और उस विलयन में क्या है, उस विलयन में क्या मिला हुआ है? तो साथियों HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, इससे क्या होंगे, सभी लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिलेगा और आप किसी भी तरीके का सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथियों अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 100+ सेट प्रैक्टिस कराई जाएंगे, सिर्फ GK GS के, और फिर 100+ सेट प्रैक्टिस आपका रीजनिंग का होगा। अगर इस 2 क्षेत्र में आपका कमांड हो जाता है तो मैथ अगर आप 12-15 भी कर लेते हैं साथियों तो सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। इसी चैनल के माध्यम सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के माध्यम से साथियों आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसको कुटुंबाश्री कहा गया है उसको लागू किया गया है? इसे लागू साथियों किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में इसी योजना को, जिसका नाम था महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसका नाम था साथियों शॉर्ट में कुटुंबाश्री, इसको शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 81। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को, क्योंकि यह क्या बना था, भारत का जो है वो पहला उपग्रह बना था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र, 2019 की बात कर रहा है, उसके अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो साथियों कुल देश के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है उसका 21.05% 2019 के आंकड़ा के अनुसार इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें 2019 की बात कह रहा है, उसमें कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है। साथियों बोलिएगा कि आप इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं, तो मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि मैंने उसको याद किया है, समझा है और कुछ डाटा कलेक्ट भी किया है और कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो याद है तो मैं बोलते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी जल्दी सेट भी आपका कंप्लीट हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भूतपूर्व शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश का, तो वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यह जो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो यहाँ पे स्थित एक कुचिपुड़ी गांव है, उसी के ऊपर इस नृत्य का नाम पड़ा है कुचिपुड़ी डांस। यहाँ के ब्राह्मण जो समुदाय हैं उनके द्वारा इस नृत्य का अभ्यास किया जाता है, आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 84। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत साथियों 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 85 जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है साथियों, पूछा गया है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसे साथियों ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के नाम से जानते हैं, एम्बेडिंग के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों सेट नंबर आपका 18 कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे अगले सेट में सेट नंबर 19 के साथ। तब तक आप इसको वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे। किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं एग्जामिनेशन तक। 100+ GK GS सेट प्रैक्टिस का हम लोगों का टारगेट है और इसमें कोई भी चूक नहीं होगी। आपका सपोर्ट चाहिए और आप इस चैनल को अधिक से अधिक मेंबर के पास जो कि बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।